नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज एक बार फिर आपके सामने पुराने क्वेश्चंस पेपर से क्वेश्चंस उठा के लेके आया हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, बिल्कुल एग्जाम्स की लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस है। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों को और लाइक ज़रूर करें। इतनी अच्छी मेहनत करके, काफ़ी मेहनत करके मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं देखते हो, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी देखो। आप लोगों को तो क्या है कि एक आदत सी लग गई है कि जहाँ से सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चंस उठा के जो लेके आ जाते हैं ना, अच्छी अच्छी स्लाइडें, बड़ी बड़ी स्लाइडों में क्वेश्चंस लेके आते हैं लोग बाग, ठीक है। उनके अंदर डायरेक्ट उत्तर निकलता है, ठीक है। उन्हें संरचनावादी कौन था, गेस्टाल्टवाद प्रवर्तक कौन है, इतने सिंपल क्वेश्चंस लेके आए ना, उस क्लास को आप पूरी की पूरी देखते हो, ठीक है। और वहाँ से एग्जाम्स के अंदर आपके कोई क्वेश्चंस पुटअप होता ही नहीं है। आजकल डायरेक्टली क्वेश्चंस कोई पूछता ही नहीं है। आजकल लैंग्वेज आती है, एक अच्छे प्रकार की लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिर उसके आंसर, फिर चारों ऑप्शंस देखोगे, फिर समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। तो उससे अच्छा है आप एक अच्छा कंटेंट देखो, अच्छे क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, अच्छी टेस्ट सीरीज देखो ना। इतनी अच्छी मेहनत करके एक बार आप क्लास को पूरा देखो, आपको फिर पता चलेगा कि मेरा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। 360 डिग्री सॉल्यूशन देता हूं मैं प्रत्येक क्वेश्चंस का, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और बता देता हूं, मतलब कि आपका सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। इतनी फीस देते हैं कोचिंग्स में, दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ते रहें, अच्छी बात है। एक ही टीचर्स पे विश्वास करें। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। कल क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और मुझे नहीं लगता है कि 60% लोगों ने भी उसका आंसर सही नहीं दिया। 60% ने भी, लगभग शायद 38% या फिर 36% बच्चों ने ठीक ठाक आंसर दिया है। देख लो आपका स्तर कैसा है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा था मैंने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप किसका आंसर दोगे। आज पूछूंगा मैं आपको क्वेश्चंस क्लास में, देखना उसका आंसर कितने बच्चे देते हैं, ठीक है। और आज के क्वेश्चंस का जो आंसर है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके देना होगा, ठीक है। मैं शुरुआत करते हैं। कल का क्वेश्चन देखो। अधिगम एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया होती है अधिगम? अब लोग बाग आंसर दे रहे हैं, अधिगम एक सरल प्रक्रिया। अधिगम कतई सरल प्रक्रिया नहीं होती है। अधिगम कभी भी सरल प्रक्रिया नहीं होता है। अधिगम हमेशा एक जटिल प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? जटिल प्रक्रिया होती है। अधिगम हमेशा जटिल प्रोसेस है। अब आपको ये नहीं पता अधिगम सरल होता है कि जटिल होता है। अधिगम जटिल प्रोसेस है और अधिगम कभी भी निष्क्रिय प्रोसेस नहीं होती है। निष्क्रिय प्रोसेस कभी भी नहीं होता है अधिगम। अधिगम एक सक्रिय प्रोसेस है। अधिगम एक जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है। जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, ये अधिगम है। जब अधिगम के अपन विशेषता पढ़ते हैं, पहला ही टॉपिक ये आता है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है और अधिगम एक जटिल प्रोसेस होती है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को आंसर नहीं आया, क्लास को पूरा देखो आप, आपको पता लगेगा क्वेश्चंस किस लेवल के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। इतने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते आपके। 30 में से 10 क्वेश्चन सही नहीं होते और तुक्कों में, तुक्के नहीं बैठते हैं साइकोलॉजी में कभी, याद रख लेना अच्छे से। देखिए आज के पेपर देखो, आज का, इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन जिसने दिया था उसका बिल्कुल करेक्ट है। और उन सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि और मेहनत करो, आप अच्छी प्रोसेस में हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन विकास का एक सिद्धांत है? विकास का एक सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। अब कौन सा सही है ये याद ध्यान रखना। सिद्धांत को कैसे भी उल्टा पा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दो टेलीग्राम पे जाके, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को टेलीग्राम पे जाके दो। टेलीग्राम चैनल के अंदर जाओ, वहां पर आईडी मिल जाएगी आपको, वहां पे आप कमेंट्स करके बता देना उस आईडी के अंदर। टेलीग्राम चैनल, उसके अंदर जाओगे ना, एसकेसी क्लासेस के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको आईडी मेंशन मिल जाएगी। उस आईडी मेंशंस पे जाके
वहाँ पे टेक्स्ट करके बताना मेरे को भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सब स्क्रीनशॉट लेके रख लो। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, 100% विकास के सिद्धांत पे क्वेश्चन आता है, 100%। कोई एग्जाम नहीं है टीचिंग के लाइन के अंदर जो कोई अगर ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हो तो मुझे बताओ। प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है विकास के सिद्धांत से। प्रत्येक क्लास में मैं एक क्वेश्चन सिद्धांत से लेके आता हूँ। लगभग सिद्धांत से जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने क्वेश्चन तो मैंने खुद करवा दिए है। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है पहले। अगर आपने अच्छे से क्लासेस देखी होगी ना तो उसको आराम से आंसर आ जाएगा। जो मेरी निरंतर क्लासेस देख रहा है उसको अच्छे से आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरे को कमेंट्स करके बताना है इसका आंसर आप सबको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाके बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर अब आप लोग बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों में प्रतिभाशालीता का कारण क्या हो सकता है। प्रतिभाशाली का कारण क्या है बच्चों के अंदर? एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या और आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया। अब देखो इसके अंदर सफल माता पिता होने से प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है। और एक अनुशासित दिनचर्या, केवल अनुशासन होने से ही प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं होता है। अनुशासित तो वो बच्चे भी होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं। अनुशासन मंद बुद्धि वाले भी अनुशासन में रहते हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट जाएंगे आपके, दूसरा और तीसरा। फिर पहला देखो, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, जिसके पास सभी संसाधन हैं, ठीक है, उसके घर में प्रत्येक संसाधन उपलब्ध है, उसको वातावरण एनवायरमेंट भी उपलब्ध है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली हो। जरूरी नहीं है प्रत्येक बच्चा प्रतिभाशाली हो जिसके पास संसाधन। क्या पता उसके घर में कंप्यूटर है उसको चलाना ही नहीं आता है, कैसे होगा? तो संसाधन और समृद्ध वातावरण होने से प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, एक चीज होने से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अगर एक अंतः क्रिया अच्छी है, ठीक है, तो स्टिल उनका अच्छा है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच, तभी जाके वो प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 4 नंबर ऑप्शन रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इतने शानदार सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। मैं कहता हूँ सीटेट के पेपर निकालो आप, तब जाके आपकी रीट ऐसे ही निकल जाएगी। जितने सीटेट के पेपर निकालोगे उतने में रीट निकल जाएगी, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ वहाँ आ रहा है। रीट के पुराने पेपर्स देखो आप, लैंग्वेज देखो वहाँ की, कितनी अच्छी अच्छी लैंग्वेज आ रही है। ऐसी लैंग्वेज में से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप थर्ड ग्रेड अभी रीट की तैयारी कर रही थी, सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं बहुत सारे। अब सेकंड ग्रेड में आप लैंग्वेज से नहीं पढ़ोगे तो सिंपल क्वेश्चन आएगा क्या? कतई नहीं आएगा वहाँ पे। देखो तीसरा क्वेश्चन, कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस पर निर्भर करता है। रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर रहे हैं, उनको कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कक्षा के अंदर? उन्हें अतिरिक्त समय देना चाहिए। अतिरिक्त समय उनको देंगे तो दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे? सभी को समान पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो अतिरिक्त समय, प्रतिभाशाली बच्चे तो वैसे ही प्रतिभाशाली है, उनको अतिरिक्त समय देने की जरूरत कहाँ है? अतिरिक्त समय उनको दिया जाता है जो कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली बच्चों से, सामान्य बच्चों से भी कमजोर होते हैं, उनको अधिक समय दिया जाता है। अतिरिक्त समय प्रतिभाशाली बच्चों को भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है। उनके प्रति स्नेह होना, अब उनके प्रति स्नेही भाव रखेंगे तो बाकी के प्रति कैसा रखेगा? स्नेही भाव तो सबके प्रति रखेगा ना टीचर। उन्हें दूसरे बच्चों को पढ़ाने, अब उसको दूसरे बच्चों को पढ़ाने की अगर जिम्मेदारी दे देंगे तो फिर वो खुद ही नहीं पढ़ेगा, वो अपने आप को मास्टर समझने लग जाएगा, मैं तो खुद टीचर हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और उत्तेजक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लैंग्वेज को देखो आप, लैंग्वेज को पकड़ो तब जाके क्वेश्चन सही होंगे। ऐसी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मेरे मन का नहीं है, रीट का ही क्वेश्चन है। पुराने पेपर सोल्व करे होंगे तो देख लेना, रीट का ही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के बीच सही कथन क्या है? पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र का एक हिस्सा है, शिक्षा शास्त्र पाठ्यचर्या का एक भाग है। पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र एक ही चीज है, और पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र एक दूसरे से स्वतंत्र कतरे नहीं है, दोनों मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है ये, ठीक है। चौथा ऑप्शन तो कट जाएगा। पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र एक ही चीज है, एक भी नहीं है, ये भी कतई सही नहीं है। दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर जरूर है, लेकिन सह संबंधित जरूर है, लेकिन अंतर दोनों में है। शिक्षा शास्त्र पाठ्यचर्या का एक भाग नहीं है,
शिक्षा शास्त्र पाठ्यचर्या का भाग नहीं है, ठीक है, ये इसका भाग नहीं होता है। पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र का एक भाग होता है। पाठ्यचर्या जो है वो शिक्षा शास्त्र का एक हिस्सा होता है। इसका करेक्ट आंसर है आपके 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे आपस में बात करके या सामानों का, ठीक है, इस्तेमाल करके टीचर की मौजूदगी में कोई काम कर रहे हैं तो किस टाइप का सीखना हो रहा है। ठीक है, टीचर क्लास के अंदर हैं, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के सामान से खेल रहे हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ मतलब कुछ भी बना रहे हैं, कोई आकृति बना रहे हैं, कोई स्केल से, कोई पेंसिल से, कोई पेन से, कोई पेन को टेढ़ा करके, कोई पेन के ढक्कन को पेंसिल के अंदर लगा रहा है, मतलब वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन टीचर हैं क्लास के अंदर, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से सीख रहे हैं, किस प्रकार से उनका सीखना किस टाइप का होगा। गतिविधि आधारित, सहकारी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पीयर लर्निंग। देखिए इसके अंदर हो जाएगा गतिविधि आधारित, क्योंकि क्रिएटिव बालक में नहीं आएगा। क्रिएटिव बालक में तो नवीनता शब्द आना चाहिए था, नवीन और मौलिक, नवीनता और मौलिकता होती है क्रिएटिव बालकों की, ठीक है। क्रिएटिविटी नहीं होगा, यहाँ होगा गतिविधि आधारित, क्योंकि वो गतिविधि करके सीख रहे हैं। उनके टाइप का सीखना कैसा है, वो कुछ गतिविधि कर रहे हैं खिलौनों के साथ, ठीक है, इसलिए वो गतिविधि आधारित उनका आंसर होगा, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए कितने अच्छा क्वेश्चन था वो, देखिए सबसे शानदार क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। एकाधिक, एक से अधिक बुद्धि, क्या कह रहा है, एक से अधिक यानी एकाधिक यानी एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, ये इस सिद्धांत क्या कह रहा है, एकाधिक बुद्धिमान यानी एक से अधिक, यानी कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसका हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया क्या, बुद्धि कई प्रकार की होती है, तो ये हो जाएगा आपके 1 नंबर आंसर। ये हार्वर्ड गार्डनर का ही क्वेश्चन है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही जोरदार और शानदार क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अब बच्चा रेगुलर बूथ पे जाता है, दूध लेके आता है, बूथ पे जाता है, दूध लेके आता है। अब उसको ये नहीं पता है कि दूध कहाँ से आता है, उसको तो ये पता है सिर्फ कि वो दूध लेने जा रहा है, बूथ पे दूध बन रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है, ठीक है। अब उसको ये थोड़ी पता है कि दूध गाय दूध देती है, भैंस देती है, भैंस का दूध है या गाय का दूध है, ये नहीं पता उसको। तो ये किस प्रकार से मतलब उसकी समझ है, ठीक है। तो वो घर पे आके कहता है कि भाई दूध मशीन दूध देती है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, सही है। आगे और ऑप्शन देखते हैं, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। अब गायों को देखा है कि नहीं देखा ये अपने को कैसे पता है, ठीक है। हो सकता है उसने गाय को देखा हो फिर भी उसकी समझ नहीं हो, तो ये कतई गलत हो जाएगा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान करता है, इससे कोई संबंधित नहीं है। बच्चे के माता पिता से कोई संबंधित नहीं, वो देख कर भी तो सीख सकता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा करेक्ट, क्योंकि वो अपने अनुभव से बात कर रहा है। बच्चा दूध बूथ से दूध खरीदने जाता है तो वो उसके अनुभव कह रहे हैं कि मेरे को दूध बूथ से मिल रहा है, इसका मतलब बूथ पर दूध का उत्पादन हो रहा है, दूध का उत्पादन बूथ से हो रहा है, ये बात बच्चा कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके पास उसके पुराने अनुभव यही कह रहे हैं कि मैं बूथ पे जाता हूँ, वहां से दूध की थैली लेके घर पे आता हूँ, इसका मतलब दूध जो है बूथ पे बन रहा है। उसको नहीं पता है कि गाय से बनता है, गाय का दूध है कि भैंस का दूध है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपके 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ऐसे क्वेश्चन। अब बहुत सारे इसके अंदर चेप किया जाएंगे, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा होगा, बिल्कुल करके मैं कह रहा 50% बच्चे इसको करके आएंगे, 50%, बल्कि ये नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवेग है। समवेग की बात कर रहे हैं, भय, ध्यान, उत्तेजना, समृद्धि। अब ध्यान, अटेंशन, उत्तेजना और समृद्धि, ये कतई अपने समवेग के अंदर नहीं आते हैं। समवेग के अंदर ये तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। ये मेमोरी से, बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है, ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कोग्निटिव प्रोसेस होती है। तो यहाँ हो जाएगा आपके राइट आंसर भय, डर। डर जो है एक समवेग होता है,
डर एक संवेग है और जन्मजात है डर, ये भी याद रखना। डर जो होता है ये जन्मजात संवेग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल, कौशल की बात होती है तो एक तो आता है सूक्ष्म कौशल और एक आता है स्थूल कौशल, दोनों आते ना। सूक्ष्म का मतलब बारीक, सूक्ष्म कौशल के अंदर हमेशा जो क्रियाएं होती है वो अंगुलियों की आधार पर होती है, अंगुलियों से जो भी क्रिया होती है वो सूक्ष्म कौशल के अंदर आएगी। ठीक है, और हाथों से, पैरों से, पूरे शरीर से अगर कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो स्थूल कौशल के अंदर आएगी। तो देखिए अब इसका आपको समझ में आ गया ना, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म यानी बारीक, स्थूल यानी बड़े आकार से। ठीक है, तो अब दौड़ना, पैरों से दौड़ता है तो ये सूक्ष्म में नहीं आएगा, ये स्थूल में आएगा, स्थूल में आ जाएगा। चलना, ये भी पैरों से, ये भी स्थूल में आएगा। घसीट कर लिखना, लिख किससे रहा है? अंगुलियों से लिख रहा है ना, लिखना अंगुलियों से, तो ये सूक्ष्म के अंदर आ जाएगा, सूक्ष्म कौशल के अंदर आ जाएगा लिखना। अंगुलियों की सहायता से लिख रहा है, हाथ की सहायता से थोड़ी लिख रहा है, अंगुलियों से। कूदना, ये वापस स्थूल में आ जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर निकल के आएगा 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल से एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स के अंदर, अधिकार चांसेस में क्वेश्चन, सीटेट में तो बनता ही बनता है, आप सबको देना है सीटेट भी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। बालक को जब गुस्सा आ गया तो वो घर से चला जाएगा, खेलने चला जाएगा। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं, उनके व्यवहार में कौन निरपत्ति लक्षित हो रहा है? अब बच्चा जब घर पे होता है और उसको गुस्सा आ गया तो वो खेलने चला जाएगा। वो जब तक घर पे नहीं आएगा, जब तक उसको अच्छा महसूस नहीं होगा, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाएगा, तब तक घर पे नहीं आएगा। तो अपने आप में वो किस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर रहा है? किस युक्ति? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण के अंदर तो दूसरे पर काम को थोप देना होता है। ठीक है, दूसरे पर थोप देना, प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? दूसरों पर डाल देना। ठीक है, अपन जैसे कोई बच्चा 10th क्लास में फेल हो जाता है तो बोलता है टीचर ने पढ़ाया नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं सिखाया हमारे को, तो टीचर आके बैठ जाते थे, हमें तो कुछ बताते ही नहीं थे। वो दूसरों पे थोपना, वो प्रक्षेपण होता है। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं विस्थापन की। किसकी बात कर रहे हैं? विस्थापन की। और प्रतिक्रिया निर्माण में हो जाता है, जैसे मन बनावे और मुंह हिलावे। ठीक है, कोई अपने से मनुहार कर रहा है कि नहीं यार चाय पी लीजिए, अरे अपने को पीनी है चाय तो, लेकिन फिर भी अपन मना करें, नहीं नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा, वो होता है मन बनावे और मुंह हिलावे, तो वो होता है प्रतिक्रिया निर्माण। और ये हो जाएगा आपके जो अभी पूछ रहा है आंसर, विस्थापन। क्योंकि वो दूसरी जगह जाके अपने आप को मतलब चेंज करके दूसरी जगह जाके अपने आप से चेंजेज ला रहा है। ठीक है, विस्थापन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफेलोकोडाल और प्रोक्सीमोडिस्टल शब्द किससे संबंधित हैं? सिफेलोकोडाल और प्रोक्सीमोडिस्टल, सिफेलोकोडाल के अंदर होता है जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, और प्रोक्सीमोडिस्टल के अंदर केंद्र से सिरों की ओर होता है, केंद्र से सिरों की ओर विकास होता है। ये जो है विकास का सिद्धांत है, एक सिफेलोकोडाल और प्रोक्सीमोडिस्टल विकास के सिद्धांत है। किसके हैं? विकास के, डेवलपमेंट। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन डेवलपमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक नवाचार किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक नवाचार किस पे किए गए? अब गवर्नमेंट सबसे ज्यादा नवाचार किसके ऊपर करती है? सबसे ज्यादा नवाचार होते हैं प्राथमिक स्कूल शिक्षा पर, प्राइमरी स्टेज पे। प्राइमरी स्टेज पे सबसे ज्यादा शिक्षा के नवाचार होते हैं, याद रख लेना। कभी भी मिडिल माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक में नहीं, प्राथमिक में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, प्राथमिक स्कूल शिक्षा यहाँ 1 नंबर आपके आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की है। परिवार मैंने बताया था कि प्राथमिक कारक होता है। प्राथमिक होता है कि नहीं होता है? समाजीकरण की प्राथमिक अवस्था परिवार होता है। ठीक है, अब परिवार जब पास पड़ोस आ गया, ठीक है, तो ये भी परिवार के साथ सह संबंधित रहेगा। ठीक है, अगर यही पास पड़ोस आपके विद्यालय के साथ आता, या अगर परिवार नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर है ना, अगर यहाँ पे परिवार नहीं होता और यहाँ पर एक शब्द लिख दिया जाता परिवार की जगह विद्यालय, क्या लिख दिया जाता? विद्यालय। अगर यहाँ पे विद्यालय लिख दिया जाता और पूछते क्वेश्चन की विद्यालय एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी अवस्था है, तो उसके अंदर आपके आ जाएगा द्वितीय कारक।
ठीक है। लेकिन यहाँ समाज के साथ, परिवार के साथ पास पड़ोस को जोड़ा जा रहा है, परिवार के साथ आस पड़ोस की बात कर रहे हैं, समवयस्कों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्राथमिक एजेंसी हो जाएगी। 2 नंबर आंसर राइट रहेगा। कुछ चीज़ों को समझो आप। अब ये पास पड़ोस दे दिया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यार परिवार तो प्राथमिक है, विद्यालय द्वितीयक है, इसका मतलब तृतीयक में नहीं चले जाए, द्वितीयक में नहीं चले जाए, ऐसा नहीं होता है। परिवार के साथ आस पड़ोस आ रहा है, ठीक है। तो परिवार प्राथमिक है तो आस पड़ोस प्राथमिक के अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ परिवार की जगह विद्यालय होता तो द्वितीयक एजेंसियों में आ जाता, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। बाल्यावस्था के बारे में दे रखा है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान कतई नहीं होते हैं। सांस्कृतिक, बाल्यावस्था के अंदर बच्चे संस्कृति में नहीं समझते हैं, सब बच्चे एक समान होते हैं, ठीक है, लेकिन वो मतलब सांस्कृतिक रूप से सार्वभौमिक नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि रचनावादी जो मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, वो कहते हैं कि ये एक सामाजिक संरचना होती है बाल्यावस्था। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, गलत हो जाएगा। बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित, गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है। अब रचनावादी कौन है, रचनावादी जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, ठीक है। अब ये लोग कहते हैं कि ज्ञान की जो संरचना होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा आवश्यक होता है पूर्व ज्ञान। क्या होता है पूर्व ज्ञान। अब अनुबंधन की बात तो इन्होंने करी नहीं है, दंड की बात स्किनर ने करी थी, यंत्रवध रट्टा मारना कोई बात है ही नहीं वैज्ञानिकों। तो यहाँ सबसे करेक्ट जो आंसर है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी और रचनावादी मनोवैज्ञानिकों ने विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है, ठीक है। यहाँ 1 नंबर आंसर राइट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव करेगा। कोई बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये अपना मतलब लॉजिकली क्वेश्चंस है, अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। बच्चों को कक्षा से बाहर कर देने, नहीं, बाहर जाने के लिए नहीं बोले, बाहर क्यों कर देंगे। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटा जाएगा, फटकार कतई नहीं लगाई जाती है। उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उनका कारण जानेंगे कि तेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, ध्यान क्यों नहीं लग रहा है पढ़ाई में, कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसको दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत और समग्र मूल्यांकन में, ठीक है, केवल संरचनात्मक आकलन नहीं होता है, केवल संकलनात्मक भी नहीं होता है, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, ये गलत है। यहाँ चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है, संरचनात्मक भी होता है और संकलनात्मक आकलन भी होता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंदर, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको CCE बोला जाता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता, केवल आनुवांशिकता कतई कारण नहीं हो सकती है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, परिवेश निर्धारित करता है, यानी कि वातावरण की बात कर रहा है केवल। मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये तीनों को अपन ने गलत कर दिया तो चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है और मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ये आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों को अच्छे से देख लेना, एक क्वेश्चन श्योर आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। समाज की बात कर रहे हैं, समाज के अंदर आदत, कौशल और मूल्यों का अगर निर्माण करना है बच्चे के अंदर, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे। सोशलाइजेशन क्या कहेंगे, समाजीकरण। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तार्किक और गणितीय बुद्धि वाले। अब देखिए, ऑप्शनों को काटना सीखो। अब ध्वनि, ताल एवं शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदना। अब ध्वनि आ गई यहाँ पे, ध्वनि, ताल, ये इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है। दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ये तो स्थानिक बुद्धि के अंदर होता है। फिर आता है संगीतमय, संगीत की बात हो गई, इसका मतलब संगीत बुद्धि हो गई। ठीक है, तो ये तीनों अपने आप ही गलत हो गए। तो चौथा देखो, पैटर्न को खोजना। बिल्कुल, गणितीय समस्याएं के अंदर अपन क्या खोज ही तो करते हैं, तर्क से ही तो करते हैं गणित की प्रोसेस को। तो पैटर्न को खोजने की और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता से संबंधित होती है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहां करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक, अब दोनों कारक बता रखे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? इस पे प्रभाव किसने ज्यादा दिया है? किसने दिया था? लॉरेंस कोहलरबर्ग ने, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की या अल्बर्ट बांडुरा? तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो सबसे बच्चे पर ज्यादा होता है वो किसने बताया था? लेव वाइगोत्स्की ने। किसने बताया था? लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा बात करी थी सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश की। उसने कहा था ना, बच्चे अपने आस पड़ोस से सीखता है, समाज से सीखता है, समवयस्क और वयस्कों से सीखता है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तो निगमनात्मक तर्क और परिकल्पित जो तर्क होता है वो हमेशा अमूर्त संक्रियात्मक अंदर आता है। अमूर्त यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक, फॉर्मल स्टेज। ठीक है, डी ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन अमूर्त संक्रिया की विशेषता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की क्या उदाहरणाएं हैं? अब अलग अलग लिंगों के बारे में समाज के अंदर क्या बातें होती है? जेंडर की विभेदीकरण की? नहीं। जेंडर भूमिकाएं? नहीं। जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, क्या बोला जाता है इसको? जेंडर और रूढ़िवादिता। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमेशा लिंग के अंदर अगर हमेशा पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो उसके अंदर जेंडर रूढ़िवादिता सबसे सटीक आंसर रहेगा। याद रख लेना, मैं कह रहा हूं आपको, जेंडर से अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, विशेषता के बारे में, उसके उदाहरण के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो हमेशा जेंडर और रूढ़िवादिता ही इसका आंसर करेक्ट रहेगा। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर विभेदीकरण की बात कतई नहीं करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान, समस्या के समाधान को बढ़ावा देता है हमेशा अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन देता है? अपसारी चिंतन देता है ना। क्रिएटिव बालकों में अपसारी, और क्रिएटिव बालक ही सबसे ज्यादा समस्या का समाधान करते हैं। उनके पास एक समस्या के 100 समाधान मिल जाते हैं क्रिएटिव बालकों के अंदर, क्योंकि उनके पास अपसारी चिंतन सबसे ज्यादा होता है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य, डिस्लेक्सिया की बात हो रही है, एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो डिस्लेक्सिया पठन वैकल्य के अंदर हमेशा ध्वन्यात्मक प्रक्रियाएं आ जाएगी। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई हो रही है। किसमें हो रही है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई हो रही है। यहाँ जो राइट आंसर रहेगा आपके वो रहेगा, कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? लेव वाइगोत्स्की ने स्वनियमन के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? अनुकूलन, अब अनुकूलन तो किसने दिया था? जीन पियाजे ने। संगठन, ये भी जीन पियाजे ने। और असंतुलन, ये तीनों ही तो जीन पियाजे ने बताए थे। वैसे ही गलत हो रहे हैं ये तो तीनों ही, 1 2 3 तीनों ही किसने दिए थे? तीनों प्रोसेस जीन पियाजे की हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर भी नहीं आता है फिर भी आप काट के कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों उदाहरणाएं तो जीन पियाजे की है। तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया था निजी वाक। ठीक है, स्पीच के बारे में उसने बात करी थी, निजी वाक।
4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। उसने इनर स्पीच की बात करी थी। ठीक है, किसकी बात करी थी? इनर स्पीच की बात करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेषवावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है, शेषवावस्था में भाषा का विकास तेजी से नहीं होता है। ठीक है, याद रख लेना, यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर देखिए, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ये बात ठीक है। आगे और ऑप्शन देखते हैं। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। और विकास सिर से पांव तक होता है, विकास सिर से पांव तक होता है, सही है। लेकिन समीपस्थ सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किसकी? समीपस्थ सिद्धांत की, केंद्र से सिरों की ओर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ये नहीं होगा। यहाँ करेक्ट आंसर होगा अंगों का जो बढ़ना होता है ना, वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अंग हमेशा हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा, समीपस्थ सिद्धांत, प्रोक्सिमोडिस्टल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। अब अरु क्या कर रही है? अब वो खेल रही थी, ठीक है, रस्सी कूद खेल रहे थे, जब रस्सी में उसका पैर लग गया और वो आउट हो गई, तो वो अपना दोष दे रही है कि रस्सी ने मेरे को आउट कर दिया। अब रस्सी तो रही निर्जीव, ठीक है, रस्सी तो रही निर्जीव, फिर भी वो क्या करे, इसने तो मेरे को आउट कर दिया। अरे भाई, रस्सी कैसे आउट करेगी? क्योंकि वो रस्सी को भी सजीव मान रही है, सजीव मान रही है ना, एनिनिज्म। तो इसका मतलब जो बच्ची हैं, अरु है, कितने साल की हो सकती है? ऑब्वियसली बात 2 से 7 साल की है, ठीक है। और 2 से 7 की जो अवस्था होती है, पूर्व चलन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। बच्चा सजीव निर्जीव चीजों को सजीव समझता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में, कब? 2 से 7 वर्ष की। और प्री ऑपरेशनल स्टेज उसको बोला जाता है, पूर्व चलन अवस्था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तर्क चिंतन और समस्या समाधान हमेशा किससे संबंधित है? संज्ञान से। किससे होते हैं? संज्ञानात्मक प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है। यानी कि सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशी, यानी कि पहले अंगुलियों का प्रयोग न करके शुरू में पूरे हाथ का प्रयोग किया जाता है, पूरे शरीर का प्रयोग किया जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसका जो विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है? केंद्र से सिरों की ओर हो रहा ना। तो ये विशेषता विकास के किस सिद्धांत की है? रेखीय, रेखीय तो कत्ती होते ही नहीं है, हमेशा वर्तुलाकार होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक। फिर बात हो रही समीप से दूराभिमुख, प्रोक्सिमोडिस्टल, कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। प्रोक्सिमोडिस्टल के अंदर ये बात की गई है, समीप से दूराभिमुख सिद्धांत में, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, फिर भी आप इनसे इतना अच्छा आउटपुट दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हो, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी देखो कुछ भी। लेकिन मेहनत बहुत लगती है इन क्वेश्चनों में, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, और इनसे क्वेश्चन 100% एग्जाम्स के अंदर मिलेगा। जो देख रहा है कंटिन्यू क्लास को, उसको 100% बेनिफिट होगा, मैं कह रहा हूँ, विश्वास करके देखो, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं, एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, और लाइक क्लास को कर दिया करो, और कमेंट्स करके अपने अनुभव भी शेयर कर दिया करो कि क्लास में और कोई परिवर्तन करना है तो, ठीक है ना दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करो, धन्यवाद।